नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जब भी किसी व्यक्ति को किसी अंग में कोई समस्या होती है या रोग होता है तो उससे जुड़े लक्षण आते हैं और जटिलताएं होती हैं। लेकिन बहुत से मस्तिष्क संबंधित ऐसे रोग हैं जिनके क्षति होने पर जो लक्षण होते हैं वो कई अन्य गतिविधियों के रूप में भी सामने आते हैं। क्योंकि अगर मस्तिष्क में कोई क्षति हो रही है या फिर कोई जटिलता हो रही है तो व्यक्ति को बात करने में समस्या हो सकती है, चलने फिरने में समस्या हो सकती है और बहुत सी जटिलताएं उसे हो सकती हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर्स एक बड़ा ऐसा ग्रुप है जिसमें व्यक्ति का जीवन भी प्रभावित होता है और जीवन में कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। आज हम बात करेंगे पार्किंसन रोग के बारे में। पार्किंसंस डिजीज जो एक न्यूरो डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ व्यक्ति की कई गतिविधियां हैं जो प्रभावित होने लगती हैं। समय के साथ धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती है, इसलिए सही समय पर सही तरीके से इलाज शुरू करना बेहद आवश्यक है। पार्किंसन रोग क्या होता है और कैसे इसका प्रबंधन और इलाज किया जाए, ये हम समझेंगे विशेषज्ञों से। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं पार्किंसन रोग के विषय में और समझते हैं कि कौन से वो लक्षण हैं जो पार्किंसन रोग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। कई बार मस्तिष्क के एक हिस्से में समस्या होने पर उससे नियंत्रित होने वाले अन्य अंगों की गति कम या अधिक हो जाती है। इसे मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। पार्किंसन रोग भी ऐसी ही एक बीमारी है। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। पार्किंसन रोग को क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार भी कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पार्किंसन रोग होने पर व्यक्ति को कई तरह के लक्षण होते हैं। हाथों व पैरों में जकड़न, कंपन जो एक हाथ से आरंभ होता है, ये कंपन विश्राम की अवस्था में होता है। क्रिया करते समय कंपन नहीं होता। क्रिया करने की गति धीमी हो जाती है। कार्य करने में अधिक समय लगता है। चलने की गति और आवाज भी धीमी हो सकती है। चलते समय संतुलन न रख पाना, कपड़े बदलने में अधिक समय लगना, ऐसे लक्षण पार्किंसन रोग की तरफ संकेत करते हैं। पार्किंसन रोग समय के साथ बढ़ता है और रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं जो रोगी के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए दवाओं और इलाज की आवश्यकता होती है। नई तकनीकों से पार्किंसन रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। पार्किंसन रोग, उससे संबंधित जटिलताओं और इलाज के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम.वी. पद्मा श्रीवास्तव। She is chairperson neurology from Paras Hospital and formerly chief neuroscience center All India Institute of Medical Sciences. आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। He is professor neurology and director Institute of Human Behavior and Allied Sciences. दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। ये जो समस्या है पार्किंसन रोग की, बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण लग रहे हैं या समस्या लग रही है तो इसके विषय में जानिए। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके हैं या फिर कोई समस्या, आप हमारे विशेषज्ञों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है पार्किंसन रोग। सबसे पहले डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, आपसे समझना चाहेंगे, मस्तिष्क के रोगों की जब बात आती है तो उनका दायरा बेहद बड़ा है और उनका प्रभाव बहुत सारी अन्य गतिविधियों पर पड़ता है। मूवमेंट डिसऑर्डर्स को किस तरह से समझाना चाहेंगी सामान्य लोगों के लिए और कितना जटिल प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर इनसे हो सकता है? किरण जी, आपने जो पहले जो सिनॉप्सिस बनाया वो बहुत बढ़िया था। वो एक्चुअली वो समरी बताती है कि मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट तो चलना है, हिलना है। तो इसमें जो हमारे दिनचर्या में रूटीनली जो हम करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बोल रही हूँ, हाथ हमारा हिल रहा है। एक स्थिति में मैं बैठ गई हूँ तो वैसे अगर मुझे हिलना है तो मैं नहीं हिलूंगी, सीधा बैठ जाऊंगी। खड़ा होना, चलना, ये सारा स्थितियों में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मूवमेंट डिसऑर्डर। पार्किंसंस डिसीज इसकी खास एक बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत
अहम और बहुत कॉमन डिसीज़ है, परंतु इसके अलावा बहुत सारा है। और मूवमेंट डिसऑर्डर्स को अगर मैं बता दूं, एक है हाइपोकाइनेटिक। हाइपोकाइनेटिक मतलब आप धीमी हो गया, सब आपकी दिनचर्या आप बहुत समय लेते उसमें करने के लिए, वो एक चीज़ है। दूसरा है हाइपरकाइनेटिक, मतलब सारा जो आपकी हिलना, जो ट्रेमर है, जो आपकी जो हिलते रहेंगे, ये सारे उसके साथ आप गिर सकते हैं। हाइपरकाइनेटिक एक और चीज़ है। तो हाइपोकाइनेटिक और हाइपरकाइनेटिक की बड़ा हमारा ग्रुप होती है मूवमेंट डिसऑर्डर्स, और एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, कई कारणों से होती है। एक है जो डिजेनरेटिव, जो हमारे नेसेसरी जो केमिकल है, जो हमारे मस्तिष्क में ज़रूरी है, जिसके वजह से हम हिल सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, वो बनना, वो उत्पन्न होना बंद हो जाती है। जैसे हालांकि डोपामिन है पार्किंसंस में, पर ये जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ता है कई सारे केमिकल्स में। इसके वजह से और ब्रेन की इंजरी की वजह से, कई स्ट्रोक्स के वजह से, कोई ट्यूमर के वजह से, कहीं भी जो ब्रेन के मस्तिष्क की प्रॉब्लम के वजह से भी हो सकता है। तो एक है डिजेनरेटिव, धीरे धीरे जो कोशिकाएं सिकुड़ते जाते हैं, केमिकल बंद हो जाती है। दूसरा है जो कोई भी इंजरी से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि जितने जल्दी वो हमारे पास पकड़ में आ जाए तो इसका इलाज संभव होता है। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश कार्यक्रम की शुरुआत में ही आ गया है कि जल्द पहचान ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल्द पहचाना जाए तो सही इलाज भी शुरू किया जा सकता है, जिससे जो समस्याएं हैं उनको नियंत्रित करने में काफ़ी लाभ होता है। डॉक्टर धमीजा, जो पार्किंसन के लक्षण हैं, आमतौर पर लोगों को लगता है कि हाथ में थोड़ा सा कंपन होगा या हाथ कांपने लगेंगे, और बहुत से लोग हैं जो उसे बढ़ती उम्र का एक सामान्य लक्षण भी मानते हैं और नज़रअंदाज भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में पार्किंसन रोग की शुरुआत हो गई है, जटिलताएं कितनी बढ़ सकती हैं और कितना समय व्यक्ति के पास होता है, क्योंकि वो जो शुरुआत की लापरवाही है वो गंभीरता को भी बढ़ाती है और जो व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बिल्कुल किरण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें शुरुआत में ही पार्किंसन डिजीज़ को अगर हम पहचान लेते हैं तो शुरुआत के जो कुछ वर्ष हैं उनमें दवाइयाँ बहुत अच्छे से असर करती हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है लोगों को जागरूक करना कि वो कैसे पहचानें। अगर मैं सरल शब्दों में और सरल भाषा में अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँ कि ये होता क्यों है। आपने सही कहा कि कुछ लोग इसको उम्र की बीमारी भी बोलते हैं, ज़्यादातर ये 65 वर्ष के बाद लोगों में होती है, लेकिन आजकल यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज़ भी है, उसके अलग जेनेटिक्स कारण है। तो अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से और बैटरी से, इंजन्स की दोनों चीज़ों से, तो वैसे ही हमारा शरीर भी चलता है दिल से और दिमाग से। दिमाग में जो वायरिंग है दिमाग के बाहर और दिमाग के अंदर, उससे हमारा जो कंट्रोल है हमारे शरीर का, वो कंट्रोल वहीं से चलता है जैसे हम सुपर कंप्यूटर से चलाते हैं। उसमें एक हार्डवेयर हैं जो मेन ऑर्गन्स हैं और एक सॉफ्टवेयर हैं। तो पार्किंसन जैसी बीमारियां सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से होती हैं कि हमारा ब्रेन का एक हिस्सा जो डोपामिन जैसे केमिकल्स बनाता है, उनकी जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनकी धीरे धीरे जो है क्षति होती है और डोपामिन बनना बंद होता है। तो जो लक्षण इसके हैं, जो जिसे हम पहचान सकते हैं, वो ज़्यादातर ये कंपन है जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं। चाहे एक हाथ से शुरू होती है, यूजुअली एक हाथ से, फिर एक टांग में उसके बाद अकड़न है जिसको हम रिजिडिटी बोलते हैं, शरीर में अकड़न आती है, और फिर जो है बैलेंस या पोस्चरल प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके शुरुआती लक्षण हैं। जी डॉक्टर पद्मा, काफ़ी सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। दीपक जी हैं, वो कार्यक्रम देख रहे हैं, डिस्कशन में उनको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पता चल रही हैं। वो कह रहे हैं काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। सवाल उनका ये है कि 68 ईयर्स उनकी मदर की एज है, और उनको, जैसे हम कंपन की बात कर रहे थे, हाथ धीरे धीरे कँपाने लगे हैं। अभी तक वो ये सोच रहे थे कि शायद एजिंग है उसकी वजह से ही उत्पन्न हो रहा है। तो क्या ये पार्किंसन हो सकता है, इन्हें क्या करना चाहिए? और साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पार्किंसन रोग के लक्षण जो है ट्रेमर्स या कंपन कहा जाता है, बहुत सारी और भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें इस तरह के लक्षण आ जाते हैं। कितना मुश्किल है ओवरलैपिंग सिम्टम्स के साथ डायग्नोसिस बनाना? क्या सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन या कुछ और जांच भी अनिवार्य होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है किरण जी। एक तो है कि ये जो उनकी माताजी है जिनको ये कंपन शुरुआत हुआ, जैसे डॉक्टर धमीजा ने बताया, अगर ये एक हाथ में है और जैसे अब बैठे बैठे तो हिल रही है, पर अगर जब काम कर रहे हो तो हिलना बंद हो गया, उसमें नज़र नहीं आता, और जो भी चीज़ करने
उठने बैठने में, कुछ चीज़ पकड़ने में ज़्यादा वक्त लगा रहे, धीमी हो गया, उसको जो ब्रैडिकाइनेशिया है, अगर ऐसे लक्षण है तो ज़रूर एक बार दिखाएं, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पार्किंसंस डिसीज़ ही हो। नाउ पार्किंसंस डिसीज़ एक इडियोपैथिक पार्किंसंस डिसीज़ है, जिसमें ये डोपामिन, ये जो बाकी जो केमिकल की जो संतुलन बदल गई। दूसरा है जो हर कंपन पार्किंसंस है नहीं, जो कंपन हालांकि ज़्यादातर मोटा मोटा बता दे, अगर कंपन आपको रेस्ट में नहीं दिख रहा है पर आपको मुझे ये मोबाइल पकड़ना है, इसमें कंपन हो गया, ग्लास पकड़ना है वो कंपन हो गया, स्पून से कुछ लेना है तो इधर उधर हिल गई है, तो ये अलग चीज़ होती है। अगर दोनों तरह आपकी कंपन शुरुआत हो गई वो अलग चीज़ होता है। बैलेंस जो बिगड़ जाता है पैर में ऐसे ऐसे लंबा लंबा जैसे चल रहे, इधर उधर गिर रहे हैं, तो वो जो एटैक्सिया की होती वो भी एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, उसमें भी कंपन होता है। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो ओवरलैपिंग हो सकता है। पार्किंसंस डिसीज़ में ही एक है जो जैसे बताया कि केमिकल बंद हो गया क्योंकि कोशिकाएं सिकुड़ गई, पर दूसरा है जो इंजरी से पार्किंसंस प्लस बोल के होती है, वो दूसरी तरह की डिजेनरेटिव डिसीज़ है। तो कई सारे कंपन ही नहीं, उसके साथ जुड़े हुए दूसरे लक्षणों के साथ हम क्लिनिकली हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके बाद उसको साबित करने के लिए कई सारे इन्वेस्टिगेशंस है। और इसमें किरण जी बहुत तरक्की हो गया, बहुत एडवांसेस इसमें हो गया कि कैसे वो जो मैं कहती हूँ इमेजिंग है, कुछ और जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं उससे डायग्नोसिस बना सकते हैं। और दूसरा इसकी इलाज में का भी काफ़ी एडवांसेस हो गया। तो हम स्टेज में अर्ली स्टेजेस में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी दूसरी स्टेज में आ गया, लेट स्टेज में कुछ तो है अभी हमारे पास, ताकि उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा अच्छा कर दें। जी शिल्पा जी हैं, उनका सवाल ये है डॉक्टर धमीजा, क्योंकि एडवांसमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या कोई ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं, कोई ऐसे टेस्ट है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इस व्यक्ति को आने वाले समय में पार्किंसन रोग हो सकता है? देखिए, प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन डायग्नोसिस में यूजली हम जो पहचानते हैं, जैसे हमने कहा कंपन है, अकड़न है, ब्रैडिकाइनेशिया, स्लोनेस है, हर चीज़ में स्लोनेस है, चाहे आप कपड़े बदल रहे हैं, चाहे आप ब्रश कर रहे हैं, चाहे आप शेव कर रहे हैं, चाहे आप चल रहे हैं, तो हर चीज़ में स्लोनेस आना और साथ में पोस्चरल बैलेंस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है पार्किंसोनिज्म के लिए। पार्किंसन डिजीज़ भी उसमें एक वो है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको दूसरी बीमारियों से जो पार्किंसन मिलती जुलती हैं उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, उनसे कैसे हम पहचानें। तो उसके लिए टेस्ट हैं, जैसे कि स्कैन्स हैं, बायोकेमिकल टेस्ट हैं, और ये सब बैटरी ऑफ टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म, जैसे हम बता रहे हैं ड्रग्स इंड्यूस, जैसे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दवाइयों से भी होता है, खासकर जो मनोरोग में बीमारियों में जो हम इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनसे भी पार्किंसनिज्म हो सकता है। बार बार रिपीटेड हेड इंजरीज जैसे बॉक्सर्स हैं, उनसे भी हो सकता है। और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जिनमें एनपीएच है, जिसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस बोलते हैं, और एटिपिकल पार्किंसन जो हैं, पार्किंसोनिज्म है, ये सब कारणों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। और यंग ऑनसेट जो हैं, अगर ये 45 साल से नीचे के आते हैं तो उनमें हम जेनेटिक टेस्ट भी करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको पहचानें, और इसमें एक टाइम लाइन है। जैसे जिस लाइन पे हम डायग्नोसिस करते हैं उससे बहुत वर्ष पहले बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, जैसे आपने कहा कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर किसी को सूंघने की शक्ति कम हो गई है, या किसी को कब्जी रहती है बहुत सालों से, या कोई रात को नींद में टांगे चलाता है, तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये प्रीडेट करते हैं डायग्नोसिस से कई साल पहले। अगर ये सब चीज़ें हैं तो हो सकता है कि इन लोगों को पार्किंसन होने की संभावना ज़्यादा हो। जी डॉक्टर पद्मा, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है ये काफ़ी लोगों को परेशान करता है, कि अगर किसी व्यक्ति को एक तरह की मोटो न्यूरॉन डिजीज़ हो रही है या मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहा है, तो आने वाले वर्षों में उसके साथ दूसरी समस्याएं भी शुरू हो जाएं? सही बात है। अगर पार्किंसंस डिसीज़ है और पार्किंसोनिज्म, पार्किंसंस प्लस बाकी सिंड्रोम्स में बाकी चीज़ें, ये जो पार्किंसोनिज्म या प्लस सिंड्रोम्स में जल्दी आती है, जैसे भूलना है, कुछ हैलुसिनेशन है, बिहेवियर चेंजेस है, वो सोचते हैं कि रोग को देखते देखते सांप है, कोई खड़ा है यहाँ पे, ये डायनल वेरिएशंस होता है, सुबह नहीं होती शाम तक ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाएगा। पार्किंसंस डिसीज़ में ये चीज़ें बहुत लेट हो सकता है और दवा के वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ तो है ही है। पर आपकी पहली क्वेश्चन एक और था किरण,
क्या था आपका पहले क्वेश्चन? भी एक जी, और मैं ये था। जानना चाह रही थी कि ओवरलैपिंग सिम्टम्स क्योंकि होंगे, Overlapping तो है ही है। रेस्टलेस RLS, इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किरण बहुत कॉमन है। मुझे लगता है कि ना महाभारत में भी होता था, क्योंकि आपका ना पैर दबाते हैं रात को सोते समय, पैर दबाओ तो दे गेट स्लीप। तो दिस इज एक्चुअली एन RLS। सो RLS हर वक्त ये नहीं है कि जिसको भी RLS है तो उनको तो डिजेनरेटिव डिसीज होना ही है। समटाइम्स एनीमिया, समटाइम्स बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हो सकता है, परंतु ये एक इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर है वो कि आगे जाके जैसे RLS है एक रेम बिहेवियर डिसऑर्डर, नींद में कुछ कर देते जी। ओके, सो एक रेम बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सारे चीज़ें हो सकता है आगे जाके जो डिजेनरेटिव डिसीजेस में बदल सकते हैं। बट RLS का मैनेजमेंट है, और RLS एक न्यूसेंस है किरण। लोग सो नहीं पाते, लोग, पर ये नहीं सोचना कि RLS का ट्रीटमेंट नहीं है, उसका भी ट्रीटमेंट है। जी, और क्या होते हैं पार्किंसन डिजीज के लिए इलाज के विकल्प और किस तरह से बेहतर प्रबंधन हो सकता है, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। आधा घंटे में ब्रेक मेरा क्यों काम चाहिए यार? वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं पार्किंसन रोग के बारे में। क्या लक्षण होते हैं वो विशेषज्ञों ने बताया है। अब जानते हैं इलाज के बारे में। डॉक्टर धमीजा, इलाज का जब जिक्र आता है बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन उसे लेकर भी लोगों के मन में कुछ डर भी रहता है। दवाओं का एडिक्शन हो जाएगा, कुछ और जटिलताएं हो जाएंगी, या कुछ समय में दवाएं काम नहीं करेंगी। किस तरह से इलाज तय किया जाता है दवाओं के साथ आगे का जीवन? देखिए, जब हम पार्किंसन के लक्षण पहचानते हैं और पेशेंट्स को या रोगी को बताते हैं, तो बताने में भी एक कला है कि कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है कि पार्किंसन डिजीज़ है। ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। न्यूरोलॉजिस्ट और पेशेंट की एक लाइफ लॉन्ग टीम वर्क है कि हम मिलजुल कर इस जर्नी को तय करेंगे। और जब ये डायग्नोसिस बताई जाती है तो थोड़ा पेशेंट्स को नेचुरली है कि एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है जिसका क्योर नहीं है, कंट्रोलेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम उसको बताते हैं और कैसे ये जर्नी हम इकट्ठे तय करते हैं। जहाँ तक इलाज का प्रश्न है, तो इलाज हम उस समय शुरू करते हैं जब मरीज को दिनचर्या में तंग करने लगे या दिनचर्या में डिफ़िकल्टी हो। तो वो स्टेज है जब हम उसको, तब हम जाके दवाई शुरू करनी चाहिए हमें हर हालत में। एक्सेप्ट के बहुत ज़्यादा अगर हाई प्रोफेशनल लोग हैं जिनको बहुत हाई अचीविंग लाइफ जो व्यतीत करते हैं, उनमें हो सकता है कि दवाई हम शुरू जल्दी करें। तो ये दवाइयाँ बहुत सारी हैं, बहुत लंबा आर्मेटोरियम है अब हमारे पास। और जो हम शुरू करते हैं दवाई, तो पहले 5 से 7 वर्ष दवाइयाँ बहुत अच्छे से असर करती हैं, जिसको हम हनीमून पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ दवाइयों का असर भी कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर पहले दवाई 6 घंटे काम कर रही थी तो हो सकता है कि वो 5 घंटे काम करे या 4 घंटे काम करे। तो ऐसी स्थिति धीरे धीरे आती है, और दवाइयों की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बीमारी की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो यूजुअली 10 से 15 वर्ष के टाइम में पार्किंसन के रोगियों को एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट है, चाहे वो जेरियाट्रिशियन है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है। तो ये एक टीम एफर्ट है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, तकलीफ़ें बढ़ती हैं, सिम्टम्स बढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं, और एडवांस पार्किंसन डिजीज़ को मैनेज करना भी एक स्किल है। इसलिए एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, और वो जो एक्सपीरियंस उसका है और जो स्किल हैं उसके पास हैं, वो एडवांस पार्किंसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किस तरह से कार्य करती है डॉक्टर पद्मा इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और ख़ास तौर पर जिस एडवांस स्टेज की बात डॉक्टर धमीजा कर रहे हैं, जो परिवार है, घर का जो वातावरण है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन जो DBS था, तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन अगर मैं बहुत सरल शब्द में आपको बताना है, पेसमेकर आपने जानते हैं ना, पेसमेकर है दिल के लिए होती है, और ये तो सबको जानकारी है कि उसमें जो दिल की धड़कना जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप उसको एक सिग्नल के जरिए, एक स्टिमुलस के जरिए, और उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, क्योंकि वो जो मशीन है आपके बाहर होती है।
इसी तरह वो जो वायर्स जो है अब दिमाग के अंदर है और वो स्टिमुलेट करता है जो हमारे जो कोशिकाएं जिससे डोपामीन आती है, वो केमिकल की स्टिमुलेशन में और वो बैलेंस ठीक रखने के लिए ये वायर्स के द्वारा वो स्टिमुलेट करते। तो सारा प्रोसीजर में एक न्यूरोसर्जन भी है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है। इनफैक्ट इन दी ऑपरेशन थिएटर में दोनों रहते हैं और दोनों की बैलेंस के जरिए ये ठीक जगह पे स्टीरियोटैक्टिक, और यही तो एडवांस है कि आपका बड़ा बड़ा सर्जरी नहीं, छोटा छोटा सर्जरी से बहुत आसानी से ये वायर वहाँ चला जाता है, उसको स्टिमुलेट आप खुद कर सकते, बाहर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इस तरह जो ऊपर से जो दवाएं हम देते हैं उसकी जो मात्रा भी हम कम कर सकते। तो DBS इज अ ग्रेट थिंग। तो कब करना है, किसको करना है, ये डिसीजन तो न्यूरोलॉजिस्ट कर लेते हैं। दूसरा जो वातावरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पॉजिटिव रहना है, और दूसरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। अगर वो गिरने लायक हो गया तो उसको छोड़ दे तो वो गिर ही जाएगा। तो सम काइंड ऑफ अ फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर मिल के कर सकते हैं, वातावरण पॉजिटिव रखें और ये हौसला बढ़ा दे, क्योंकि इन लोगों का तो मन की संतुलन भी इतना बिगड़ जाता है, डिप्रेस हो जाता है। मेंटल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, कॉग्निटिव इश्यूज, ये सारे उसमें है। वो नॉन मोटर फीचर्स कहते हैं, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, नींद की प्रॉब्लम। सो ये सारे चीज़ें में जो व्यक्तिगत रूप में भी और क्लिनिकल सपोर्ट तो है ही है, बट आई थिंक वातावरण और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, पार्किंसन रोग के विषय में हम बात कर रहे हैं और फिलहाल टोटल हेल्थ में समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर पद्मा आपसे कि क्या ये एक जेनेटिक डिजीज़ है? पार्किंसन उसी को होगा जिसके परिवार में किसी को हो? हर वक्त नहीं, खाली यंग ऑनसेट पार्किंसंस में वो जेनेटिक है, नहीं तो किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर धमीजा, क्या इससे सिर्फ मोटर सिम्टम्स ही आते हैं, यानी व्यक्ति का चलना फिरना ही प्रभावित होगा? नहीं, बहुत सारे नॉन मोटर सिम्टम्स भी हैं जो अंडर रिकग्नाइज हैं, उनको रिकग्नाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और उसमें बहुत सारी स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, मेमोरी है, ये सब इश्यूज़ नॉन मोटर सिम्टम्स हैं। डॉक्टर पद्मा, क्या हर ट्रेमर या कंपन पार्किंसन रोग है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर धमीजा, क्या हर व्यक्ति जो पार्किंसन से ग्रस्त है उसको ट्रेमर्स ज़रूर होंगे? ज़्यादातर में होते हैं, लेकिन एक एनेटिक डिसऑर्डर भी है जिसको हम एक एनेटिक रिजिड सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। जी, इसका डायग्नोसिस बनाना क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन पर आधारित होता है या खास तरह की जांच आपको करनी होती है? डॉक्टर क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम कंफर्म कर सकते हैं जांच में, पर मेनली क्लिनिकल है। डॉक्टर धमीजा, क्या इस कंडीशन में फ्लेयर अप्स भी होते हैं, यानी कुछ समय पे व्यक्ति के जो लक्षण हैं वो बढ़ सकते हैं? एडवांस पार्किंसन डिजीज में बढ़ते हैं और उसके कई कारण हैं, जिसमें दवाइयों का मिश्रण भी है और इन्फेक्शंस भी हैं जो एकदम फ्लेयर अप कर सकते हैं बीमारी को। डॉक्टर पद्मा, पार्किंसन डिजीज में इनमें से कौन सी क्रिया प्रभावित हो सकती है रोग बढ़ने पर? व्यक्ति का स्वॉलो करना यानी भोजन निगलना, पाचन, या फिर उसका ब्लैडर यूरिनरी कंट्रोल? तीनों में होता है, तीनों में, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्वैलोइंग का। डॉक्टर धमीजा, इनमें से क्या समस्या व्यक्ति को हो सकती है? सोचने से संबंधित जटिलताएं, देखने में परेशानी, या फिर अवसाद या डिप्रेशन? डिप्रेशन भी हो सकता है, सोचने में परेशानी भी हो सकती है, और ये सारे लक्षण जो हैं जब एडवांस्ड पार्किंसन डिजीज में होते हैं 10 साल के बाद, ये सभी हो सकते हैं। डॉक्टर पद्मा, क्या इस रोग से व्यक्ति की नींद, उसका व्यवहार और उसका जो मेमोरी है, याददाश्त है, उस पर भी असर हो सकता है? असर हो सकता है। पार्किंसंस डिसीज में ये लेट स्टेजेस में होती है, पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम जो दूसरा है वो पहले होता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो दवा यूज़ की जाती है इसके लिए, ठीक करने के लिए, उससे लक्षण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर धमीजा, ये भ्रांति पहले थी, अब नहीं है। अब हम यही कहते हैं कि शुरुआत में जब ज़रूरत पड़ती है दवाई की तो दवाई ज़रूर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दवाई के टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर पद्मा, कुछ समय के बाद क्या पार्किंसन रोग की दवाएं बेअसर होने लगती हैं? बेअसर नहीं, उसकी असर कम मात्रा में लग जाएगा और कम टाइम के लिए होता है, इसीलिए उसको बैलेंस करना दूसरी दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर धमीजा, DBS या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे की जाने वाली थेरेपी है? नहीं, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। एक खास वर्ग में, पार्किंसन पेशेंट्स के एक खास वर्ग है, उसमें उम्र भी है, उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। अगर वो पेशेंट फिट बैठता है तो पेशेंट सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये DBS इज ए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट।
डॉक्टर पद्मा, पार्किंसन रोगी में जब जटिलताएं बढ़ने लगे तो क्या उसको अकेले रखना और अलग कमरे में रखना ही उचित होगा, क्योंकि गिरने का खतरा रहता है और शायद आगे जाके समस्या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग नहीं रखना। उनको सपोर्ट ज़रूर चाहिए, बट प्लीज़ उनको आइसोलेट मत करना। जी डॉक्टर धमीजा, केयर गिवर का कितना महत्वपूर्ण रोल या भूमिका होती है पार्किंसन रोगी को देखने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और केयर गिवर बर्डन भी बहुत है, क्योंकि ये लंबी बीमारी है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है, और किसी भी केयर गिवर के लिए रिस्पाइट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको बीच बीच में ब्रेक मिलना चाहिए। और इसीलिए हम आजकल एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं जिसको हम सपोर्टिव केयर भी बोलते हैं, या पैलिएटिव केयर जिसको हम पहले बोलते थे, कि पेशेंट को साथ साथ ये दवाइयों के साथ साथ पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी भी एजुकेशन, उनकी भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर पद्मा, मैनेजमेंट की जब बात आती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने की बात आती है, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग कितना अच्छा और प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है? बहुत प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी, इनफैक्ट योगा भी जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हैंड राइटिंग या हाथ कांपते हैं तो चेक साइन करने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। डॉक्टर धमीजा, ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल आ सकती हैं, और बैंक वाले अगर आपको ये नोटिस करें कि आपके सिग्नेचर्स पहले जैसे नहीं हैं, तो आप डॉक्टर की कंसल्ट करके उससे आप सलाह से आप उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हैंड राइटिंग का छोटा होना समय के साथ साथ एक बहुत बड़ा लक्षण है। जैसे स्लोनेस चाल में है, चलने में है, स्लोनेस खाने में है, चबाने में है, ऐसे ही स्लोनेस जो है लिखने में भी है, और हैंडराइटिंग छोटा होना बहुत इंपॉर्टेंट काम वो लक्षण है। जी डॉक्टर पद्मा, क्या संदेश देना चाहेंगी बचाव के लिए? और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ग्रीन टी या कैफीन का सेवन करने से इस समस्या का खतरा कम होता है, क्या कहेंगी आप? तो ग्रीन टी और कैफीन वगैरह तो इन जनरल वो है, पर जो भी है बहुत ज़्यादा मत करना, मॉडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरा चीज़ जो लाइफस्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। बचाव करना जो है, अगर आप जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड है, उम्र के साथ कुछ होना है, ये केमिकल कम होना है, तो वो होगा ही, पर अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। डॉक्टर धमीजा, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, पार्किंसन एक लंबी जर्नी है, डॉक्टर और पेशेंट दोनों मिलकर ये तय करते हैं जो जर्नी है। इससे बचने के लिए अपने आप को तंदुरुस्त रखें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग है, ये एक हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ ब्रेन की फिटनेस के पे भी ध्यान दें, जिसको हम कॉग्निटिव फिटनेस बोलते हैं। फिजिकल फिटनेस प्लस कॉग्निटिव फिटनेस प्लस लाइफस्टाइल चेंजेस, मॉडरेशन में आप हर चीज़ रखें, अल्कोहल बंद करें, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करें, और अगर ये अच्छा लाइफस्टाइल आप व्यतीत करेंगे बैलेंस डाइट के साथ, तो ये सब न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां होने के चांसेस कम रहेंगे। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र धमीजा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमने ले ली है। विशेषज्ञों ने बता दिया है कि जीवन शैली का महत्व बहुत अधिक होता है और जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है, चाहे बात हो बीमारियों से बचाव की, काम की, या फिर जीवन को बेहतर तरीके से जीने की। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि शायद ये सामान्य लक्षण है, लेकिन अपनी सेहत को लेकर आपको जागरूक रहना है। और कोई भी ऐसा लक्षण जो आपको लग रहा है कि अनयूजुअल है या असामान्य है, खुद तय ना करें, विशेषज्ञ के पास जाएं, क्योंकि विशेषज्ञ ही ये बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है, समस्या क्या हो सकती है, और उसको पहले से किस तरह से डील करना चाहिए जिससे जटिलताएं ना बढ़ें। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का सिलसिला हम आपके साथ ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। टोटल हेल्थ के माध्यम से आप तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पहुंचाएंगे और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।